जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का 2024 परीक्षा हेतु जो हम लोग डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा का डेली वाइज पर जो सेट प्रैक्टिस करते हैं, वो आज सेट नंबर जो है दोस्तों 19वें क्रम का है। ठीक है, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए आज का जो सेशन है दोस्तों दिखाते हैं आज कौन सी है। तो आज की जो सेशन है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा होने वाला है, जिसमें 121 क्वेश्चन मिलने वाली है। तो आइए हम लोग अपना स्कोर जानते हैं क्या है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए कि आपकी स्कोर क्या आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ चुके हम लोग। मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसमें पहला सेक्शन बनता है हमारा सामान्य हिंदी का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। देखिए सामान्य हिंदी पहला क्वेश्चन बनता है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। डैश ने अपना घोंसला बनाया, चीता बनाता नहीं, शेर भी नहीं और हाथी भी नहीं। तो आंसर बनेगा हमारा कबूतर। राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तलवार सिर पर लटकी रहना, आंसर इसका बनेगा भयंकर खतरा बने रहना। आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो आइए देखते कौन क्या गलत है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र स्वतंत्रा उत्पन्न किया है। स्वतंत्र उत्पन्न किया है, तो आंसर क्या बनेगा? स्वतंत्र उत्पन्न किया है, यहाँ पे त्रुटि है। स्वतंत्र उत्पन्न किया है ना, होगा स्वतंत्रता नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? बी। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जीवन अवसरों में एक धारा है। अवसरों में एक धारा, ये रेखांकित है। आंसर बनेगा हमारा अवसरों की एक धारा। अवसरों में नहीं, अवसरों की एक धारा। आंसर डी बनेगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कौन सही है इसमें? आंसर बनेगा सी इसका, निराकार। आंसर सी होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अभ्युदय, अभ्युदय का पर्यायवाची होता है उन्नति। आंसर बनेगा डी, उन्नति। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है हमें। परोपकार करने वाला उसे क्या कहते हैं? परोपकारी। स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल का विलोम होगा कृश। स्थूल का विलोम होगा कृश। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? महेंद्र जो है गुण संधि का उदाहरण है, होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिरोमणि का संधि विच्छेद होगा। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा? शिरः जोड़ मणि। आंसर सी बनेगा। संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर बनेगा सी, समजोड़ योग। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? पीताम्बर शब्द का समास विग्रह उपयुक्त सभी होगा। पित है जिसका अंबर, पित है वस्त्र जिसका, पीला है अंबर जिसका। आंसर डी होगा। निम्न में प्रत्यय रहित शब्द कौन है, ये बताना है। तो प्रत्यय रहित शब्द जो है कुख्यात है। कुख्यात जो है ये प्रत्यय रहित है। अगला देखिए, झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंडा का पर्यायवाची ध्वज होता है, ध्वजा होता है, पताका होता है और केतन भी होता है। तो आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यह बताना है। उपसर्ग रहित कौन है इसमें? आंसर बनेगा डी, रूपक जो है इसमें उपसर्ग रहित है। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल नयन में अलंकार कौन है? रूपक अलंकार है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? कौन सा पद है? आंसर बनेगा सी, दैत्यारी। दैत्यारी शब्द है। अगला देखिए, करुण रस की अस्थाई भाव क्या है? करुण रस की अस्थाई भाव क्या है? शोक है। आंसर बी बनेगा, शोक।
रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। निम्न में मात्रिक सम छंद के कौन सा उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? चौपाई। आंसर सी है। अगला है तापस बाला सी गंगा कल में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला देखिए चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें जो है रूपक अलंकार है। आंसर बनेगा बी रूपक अलंकार। अगला देखिए ज्यो जो बूरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है इसमें विरोधाभास। आंसर बनेगा बी कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए या खाए बैरात नर वा पाए बैराए उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। नहीं रूपक नहीं यमक अलंकार है। आंसर सी बनेगा यमक अलंकार। अगला गद्यांश को पढ़ना है, देखते हैं आंसर क्या आता है। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। फसलों और पके फल किसकी देन है? यह किसकी देन है? तो आंसर बनेगा हमारा ए नदियों की देन है। राइट आंसर होगा ए। अब देखिए अगला जो सेक्शन आता है जनरल इंग्लिश है। क्वेश्चन क्या है इसमें? देखिए इन फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव या एक्टिव वॉइस। सेंटेंस क्या है हमारा? हैव द कार स्टोलन। हैव द कार स्टोलन। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा गेट समवन टू स्टील द कार। गेट समवन टू स्टील द कार। आंसर सी होगा। अगला देखिए अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज गिवन इन अ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस सेम द सेंटेंस इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन हमारा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज, यानी टीचर यहाँ पे क्या करे? डांट रहे ना। तो आंसर क्या बनेगी हमारी? आंसर बनेगा यहाँ पे सी द टीचर वार्नड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है विल वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश सी हिल्स। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा हमारा कलेक्टेड। आंसर बनेगा कलेक्टेड। अगला देखिए सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स the same as the group of word given. Sentence है a person who eats too much. A person who eat too much. आंसर बनेगा ग्लूटन। आंसर होगा यहाँ पे सी ग्लूटन। इसका अर्थ है मतलब पेटू, ग्लूटन मतलब होता है पेटू। अगला सेंटेंस देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है ही वॉज वेक्स्ड डैश द बिहेवियर ऑफ हिज डाउटर। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा यहाँ पे 4 होगा। He was vexed for the behavior of his daughter. अगला select the most appropriate meaning of given item। क्या है? Hard and fast। Hard and fast मतलब कठोर होता है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? स्ट्रिक्ट। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए select the most appropriate option to fill in the blank। सेंटेंस है as soon as she opened the cages the birds flew away। आंसर होगा डी। अगला देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सेंटेंस है द इंसिडेंट वाज नरेटेड बाय समबडी टू नरेश। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा समबडी नरेटेड द इंसिडेंट टू नरेश। आंसर बनेगा हमारा ए।
somebody narrated the incident to narrate. अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है द ब्यूटी ऑफ 4 फेस्टिवल्स लाइज इन अ यूनिटी इन डैश, तो हो जाएगा आंसर डाइवर्सिटी। राइट आंसर होगा डी। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। सेंटेंस है यू हैव लॉस्ट योर नोटबुक। आंसर बनेगा हमारा योर नोटबुक हैज बीन लॉस्ट। आंसर बनेगा सी योर नोटबुक हैज बीन लॉस्ट। अगला देखिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है द डैश ऑफ द वर्कशीट इज नॉट एन इजी जॉब। आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन। आंसर बनेगा डी रिकॉन्सिलिएशन, यानी यहाँ पे है सुलह करना, सामंजस्य करना, रिकॉन्सिलिएशन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है दिस एंटिक स्कल्पचर इज इंडेड डैश। आंसर बनेगा प्राइसलेस। आंसर बनेगा सी प्राइसलेस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है ही रैन टूवर्ड हिज मदर डैश एंड हग्ड हर। आंसर बनेगा गेली। आंसर डी होगा गेली। अगला देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा विजिटर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डैश द शालीमार गार्डन्स। आंसर होगा सी। पिक आउट द फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस। टू एड इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। आंसर यहाँ पे बनेगा फाइनाइट वर्ब इज। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। आंसर यहाँ पे दो दिख रही है, कौन कौन, एक रिसीविंग और गिविंग, तो आंसर बनेगा हमारा डी बनेगा गिविंग और रिसीविंग। फिल अप, राइट आंसर इसका डी होगा फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। देखिए अल्लास माई बिलोव्ड लीडर इज नो मोर, तो आंसर हमारा बनेगा ए एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहाँ पे लगे, एक्सप्रेशन हो रहा है दुखी का। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन विच वन इज अ सिंबल ऑफ सेमीक्लोन। सेमीक्लोन का ऑप्शन क्या होगा डी है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सी सेड, ही सेड, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर बनेगा ही सेड दैट ही डैश देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर हमारा बनेगा had lived। आंसर यहाँ पे हो जाएगा he said that he had lived there for a long time। अगला देखिए what should be used to separate independent clauses। आंसर बनेगा सेपरेट के लिए आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे सेमीक्लोन। आंसर ए होगा। अगला जो सेक्शन आता है गणित का, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि सेक ए माइनस 10a इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए मिस हुआ है दोस्तों, यहाँ पे बाई है, ठीक है ना, ये मल्टीपल में नहीं, ये डिवाइड में है, ठीक है। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं यह किसके बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है सेक ए माइनस 10a बाई कॉसेक ए प्लस कॉट लिखा हुआ है, इसे हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। तो आइए करते हैं हम लोग, पहले सेक से करते हैं इसका, ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे, दो टाइम्स कर देते हैं। पहले सेक करेंगे तो सेक ए प्लस टैन ए, यहाँ पे भी लिखेंगे सेक ए प्लस टैन ए, फिर मल्टीपल करेंगे किसे, अब कॉसेक से कर देते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए, दोनों से हमने कर दिए, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करके इसको अभी बाद में रखते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा, है ना, एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है। तो ये करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक, बटा कितना आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस
कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा मल्टीपल, अब जो बच गया वो लिखिए कोसेक माइनस कॉट बच गए बाई, इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया सेक प्लस टैन बच गया। ठीक, अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर का 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट का क्या होता है 1 होता है, मल्टीपल क्या बच गया हमारे पास कोसेक ए माइनस कॉट ए बच गया बटा सेक ए प्लस टैन ए बच गया। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच क्या गया कोसेक ए माइनस कॉट ए बाई सेक ए प्लस टैन ए। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, कोसेक ए माइनस कॉट ए इन डिवाइडेड सेक ए प्लस टैन ए बच गया, तो आंसर बनेगा हमारा सी। अगला प्रश्न है हमारा कि ए बी सी डी एक पतंग है जहाँ पे एम में बताना है कि एंगल ए 90 डिग्री है और एम में सी 60 डिग्री है। यदि ए बी का लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो विकर्ण ए सी हमें बताना है कि क्या होगा। तो एक विकर्ण जो होते हैं दोस्तों जो हमारा पतंग का विकर्ण है एक दूसरे पर जो है लंब समद्विभाजक होते हैं। तो यहाँ पे हम पतंग बनाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये ड्रॉ करा और ये हमने एक पतंग ड्रॉ करा, यहाँ पे इसका नाम रखते ए बी सी और इसका नाम है डी, ठीक है, और इसे डॉट से हमने मिला दिया एक दूसरे के लंब समद्विभाजक, यानी यहाँ पे 90 डिग्री आपको हमेशा एंगल ए दिया हुआ है 90, ठीक है। जब ये 90 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों और ये आपके दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये है क्या 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर। देखिए जब ये और ये इक्वल हुआ यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ हमारा, तो समद्विबाहु मतलब ये 90 हो गया, तब ये बची कितना गया, ये 45, तो ये 45 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल सी जो दिया हुआ है ये 60 डिग्री है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। और इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 60 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 120, 20 को आधा कीजिएगा तो 60, ये भी 60 आ गया। अब देखिए ये भी 60, ये भी 60 आ गया, तो ये कितना डिग्री बनेगा दोस्तों, ये भी 60 डिग्री बनेगा। अब ये एक कौन सा त्रिभुज बना, ये समबाहु त्रिभुज बना है ना, ये कौन सा बना समबाहु, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री है, मतलब समबाहु, और ऊपर वाला समद्विबाहु त्रिभुज बना। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले बी डी फाइंड करना है, उसके बाद ए सी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले बी डी निकालते हैं हम यहाँ, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ, इसका तो अभी वैल्यू दिया नहीं है, तो इसका निकालते हैं वैल्यू। आइए निकालते हैं बी डी का। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी डी बराबर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर, ठीक, करते हैं ए डी का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 और 36 72 हो जाएगा, 72 रूट हो जाएगा, 72 का कितना आ जाएगा, 72 का आ जाएगा 6 रूट 2 आ जाएगा, 36 दूना 72, तो 2 अंदर आ जाएगा, 36 का 6 होता है। तो ये हमारा आ गया बी डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज में जो लंब है सी एम, ठीक है ना। हमने यहाँ पे जो ये मेरा पतंग है, यहाँ पे ये हमारा जो है ये सी है, यहाँ पे हमने एम माना है, ठीक है, ये पॉइंट एम माना है, तो ये हमें सी एम पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सी एम इक्वल क्या लिखेंगे, सी एम इक्वल लिखेंगे √3/2 गुने भुजा, ये होता है फॉर्मूला लंब के लिए। तो देखिए √3/2 और भुजा जो है हमारा क्या हो जाएगा BC, BC होगा, क्यों होगा BC, तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ, ठीक है ना, ABCD है जो, तो BD जो है हमारा BD इक्वल BC होगा इक्वल CD होगा, क्यों, क्योंकि ये है एक मेरा क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए लिखेंगे √3/2 और गुने यहाँ पे हमारा जो BC है कितना है 6√2 आया है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 2 से कटेगा 3 टाइम्स में, यानी 3 रूट कितना आ जाएगा 6, 3√6 आ गया हमारा क्या CM आ गया, ठीक है। अभी आधा बाकी है। अब आते हैं त्रिभुज ABM में, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला AB, यहाँ पे है C और ये D है और यहाँ पे M है। तो ABM में इस त्रिभुज में हम लोग आते हैं जिसमें ये हमारा दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है, तो इसका आधा ले लेते हैं हम लोग, क्या, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक होते हैं एक दूसरे के, तो आधा ले लेंगे, ठीक है। आइए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है, तो साइन 45 डिग्री बराबर यहाँ पे जो हमारा ये 45 का बन रहा है, इसलिए साइन 45 लिए, ठीक है ना। तो साइन 45 बराबर AM बटा AB होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है 1/√2 बराबर AM का तो पता नहीं और AB का पता है 6, तो रखिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, AM बराबर हो जाएगा
ए एम बराबर आपका हो जाएगा कितना 6/√2। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं या फिर इसे काट भी सकते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइज करिएगा तो कितना आ जाएगा इसका 3√2 आ जाएगा। 3√2 हमारा आ गया सेंटीमीटर। अब निकालते हैं ए सी की वैल्यू। ए सी क्या हो जाएगा, तो ए एम और प्लस सी एम दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा इसका √3 3√2 आया है और उसका कितना है 3√2 ही आया है। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसका 6 आया ना, 3√6 और इसका 3√2 आया, इसमें कॉमन 3 हो जाएगा, √6 प्लस √2 आएगा। तो ये लंबाई जो आया ए सी का कितना आया 3 और √2 प्लस √6। आंसर मेरा आ गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 10% लाभ तथा बाकी का हिस्सा 20% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 14% का लाभ हुआ। उसने 10% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, ये हमें बताना है। तो हम मानते हैं क्या कि गेहूं का विक्रय मूल्य 10 रुपये किलो है। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि गेहूं जो है हमारा सेलिंग प्राइस होता है 10 रुपये किलो। ठीक है, पर केजी। और कुल लागत कितनी है, तो 10 × 9 90 रुपया। ठीक, तो हम मानते हैं क्या कि एक क्विंटल 10% लाभ पर बेचा गया है। कितना, एक क्विंटल 10% लाभ पर बेचा गया है। तो 9 - x होगा, क्विंटल 20% लाभ पर बेचा गया, तो कुल विक्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य जो हो जाएगा हमारा 10x इंटू 100 प्लस 10/100 हो जाएगा। तो 10x × 110/100 हो जाएगा। 10 से 10 10 से 10 यानी कितना आ जाएगा 11x। 11x आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें और भी ये जो था मेरा 10x इंटू 110/100, इसमें और भी प्लस करना है हमें क्या, तो 10 9 - x इंटू 100 प्लस 20, क्योंकि 20% लाभ पे भी कर रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका कितना आ गया है आपके पास 11x आ गया है ना, 10x इंटू ये इसका आ गया है हमारे पास 11x। तो इसको रखते हैं 11x हमने कैलकुलेट कर दिया है, प्लस इस वाले को जब कैलकुलेट करेंगे 10 इंटू 9 - x इंटू 100, ये 120/100 यानी कितना हो जाएगा 120/100। तो इसे काटिएगा 0 से 0, 6/5, 5 से काटिएगा 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 12 इंटू 9 - x आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं 11x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 108 - 12x, इसमें घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 108 - x हो जाएगा। 12 में से 11 घटा तो हमारा कितना इतना रुपया आ गया। ठीक है, अब 14% लाभ पर कुल विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो देखिए 14% लाभ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 × 114/100 होगा। कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा 1026/110 आएगा। तो इसको कर सकते हैं 102.6 रुपया आ जाएगा ये। अब हम प्रश्न से देखेंगे क्या कि 108 माइनस x बराबर जो है 102.6 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम निकाल देते हैं 108 माइनस 102.6 घटाइए तो कितना आ जाएगा 5.4 क्विंटल। ये हमारा क्या गया 20% लाभ पर बेचे गए गेहूं की अब मात्रा हम देखते हैं यहाँ पे। तो 9 - x यानी कि 9 - 5.4 तो कितना आ जाएगा 3.6 क्विंटल आ जाएगा। ठीक है, यानी केजी में देखा जाए तो 360 केजी आ जाएगा, 360 केजी आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना बना, केजी में निकालना था 360 केजी। राइट आंसर होगा बी। अगला देखिए 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3 में x स्क्वायर के गुणांक हमें बताना है कि क्या है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, यही ना है, तो इसके आगे क्या है 4 है, तो आंसर बनेगा ए। अगला देखिए दिया हुआ क्या है कि a² 4a² द्वारा 8a² b² c² को विभाजित करने पे हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8a² b² c² को 4a² से डिवाइड करना। तो a² से a² करता 4 से 2 टाइम्स में यानी 2b² c²। तो आंसर हमारा बन रहा है क्या सी बन रहा है यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि सेक 4 पाई/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सेक आपको पहले पाई का ये तोड़ लीजिए, 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों। पाई का वैल्यू आपके पास पता है कि 180 होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। हम पाई रख के ही बनाते हैं, ठीक है। तो इसको पाई रख के ही बना देखते हैं। तो सेक 4 पाई/3 है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि सेक इंटू 4 पाई/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से सेक जो है हमारा, सेक यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर करेंगे तो इतना ही आएगा हमारा, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा सेक पाई/3 लिख सकते हैं इक्वल 2/1 माइनस में आ जाएगा हमारा, इक्वल -2 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 180 होता है, और 3 से काटिए तो कितना आ जाएगा 60। तो सेक 60 का वैल्यू होता है 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया, -2 आ जाएगा। ये देखते हैं -2 आंसर कौन सी है। आंसर हमारा बन रहा है यहाँ पे बी बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2x + 6x इक्वल दिया हुआ 3xy और 10x - 3y इक्वल दिया है 4xy, तो x और y हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो आइए x y हम निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। पहले इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है वो लिखते हैं कि 2x + 6y बराबर दिया है 3xy। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है 10x - 3y इक्वल 4xy, ये जो है हमारा, इसको हमने कैलकुलेट करा। ये 20x - 6y इक्वल 8xy, ये हमारा इक्वेशन 2 लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 20 और 2 22, ठीक है। 22x बराबर 11xy हो जाएगा। तो y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, कि 22x/11x हो जाएगा। x कैंसिल, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कोई भी इक्वेशन में हमने y का वैल्यू रखना है तो रखिए 2x + 6 और y, तो y के बदले 2 इज इक्वल 3x इंटू y का वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे करिए, ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इक्वल ये 12 प्लस ये 2x हो जाएगा। तो इधर जाके घटा देते इधर, ये 12 इक्वल 4x हो जाएगा। 4 से काटिए 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3, और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू जो आ गया हमारा 2। तो 2 और 3 आंसर कौन सा आ रहा है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3। राइट आंसर बन रहा है हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का आयतन हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो घन का होता है वो क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो 2646 इक्वल 6 गुने ए स्क्वायर कर सकते हैं। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कीजिएगा इसको तो 441 आएगा। 441 का रूट स्क्वायर निकाल दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। हमारे पास साइड निकल गया। अब हमें निकालना है आयतन। आयतन क्या होता है, 21 का होल क्यूब कर दीजिए, आयतन होता है भुजा क्यूब। तो इसको क्यूब करिएगा तो कितना आ जाएगा 9261 आ जाएगा। 9261, 21 का क्यूब 9261। आंसर देखते हैं हम, 9261 कौन है, आंसर हमारा बन जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, एक खिलौना का अंकित मूल्य 60 रुपया है और एक छूट के बाद इसे 45 रुपये में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए अभिष्ट छूट जो होगा हमारा 60 - 45, यहाँ पे बनाते हैं 60 - 45/60 हो जाएगा। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5, और ये 1 5/16 काटिएगा तो कितना आ जाएगा इंटू 100 रहेगा। यहाँ पे 4 टाइम्स में इसको काटिएगा 25, कितना आ गया परसेंटेज हमारा 25%। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 25%, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष हो तो 20,000 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा हमें बताना है। तो कितना होगा, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं हम लोग। आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पता होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर लिखते हैं क्या कि P इंटू 100 + R/100 लिखते हैं। ये पावर हमारा टाइम जो दिया है 2 वर्ष, माइनस क्या रखेंगे 1, क्योंकि P का वैल्यू यहाँ पे हमने P कॉमन कर लिया तो 1 रखेंगे P के बदले। अब रखते हैं सबकी वैल्यू। P का वैल्यू कितना दिया है 20,000 दिया है, ठीक।
20,000 मल्टीपल यहाँ पे 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा 118। तो 118 यहाँ पे रखते हैं बट्टा 100 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर -1, इसमें कॉमन यहाँ पे 100 कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए इसको काट सकते हैं आप, ये 59 और ये 52 से काटिएगा तो ठीक है। यहाँ पे हमने काटा। अब जो है 59 और हमारा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 20,000, ठीक है, 59 का होल स्क्वायर बाई 50 की होल स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम इसका सीधा स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। 20,000 जो है हमारे पास 20,000 यहाँ पे, ठीक है, और 59 का होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 3481 आ जाएगा, माइनस कीजिएगा 2500। क्यों? क्योंकि एलसीएम हमने ले लिया है 2500 का, इसलिए यहाँ पे 2500 घटा दिए। इसमें से घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 981। तो 20,000 गुने 981 बट्टा यहाँ पे 2500 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये काट सकते हैं 25 अट्ठे 200। अब इसमें इससे गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 7,848 रुपया आ जाएगा। 7,848 रुपया जो हमारा आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 7,848 रुपया, आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदे जाने वाली वस्तु पर 10% का छूट का विज्ञापन देता है। 650 रुपये का मूल्य का एक कुकर, 500 रुपये के मूल्य का एक हीटर और 65 रुपये का एक बैग खरीदने वाले ग्राहक को कुल कितना छूट मिलेगा, यह हमें बताना है। तो आइए हम देखते हैं कितना छूट मिलता है इसको। देखिए तीनों सामानों का कुल जो है कुल अंकित मूल्य कितना होगा, तो 650 प्लस 500 और प्लस 65 हो जाएगा। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 1215 रुपया आ जाएगा टोटल। और कुल छूट प्रतिशत जो कितना है 10% है ना, तो इसका 10% निकाल लीजिए, यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। 10% बटा 100 सुकाटी 10, तो कितना आ जाएगा 121.5, 121 रुपया, 121 रुपया 50 पैसा। तो आंसर हमारा बन जाएगा डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु की तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल का लौह चादर की आवश्यकता होगी, यह हमें बताना है। पाई का वैल्यू 22/7 हमें लेना है। तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है आपके पास 24। आइए हम लोग शंकु बना के देखते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये एक हमारा शंकु है, ठीक है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे हाइट कितना दिया है, यहाँ पे हाइट दिया है 24 दिया हुआ है। और शंकु की त्रिज्या यानी इतनी है ना, ये जो शंकु है हमारी, ये त्रिज्या कितना दिया है, ये त्रिज्या हमारे पास दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण जो दिख रहा है दोस्तों आपको, यहाँ पे हम ए ओ सी ले सकते हैं, ठीक है, ए ओ बी ले सकते हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए ओ सी जो हम लेते हैं यहाँ पे ए ओ और सी और यहाँ पे बी लेते हैं। ए ओ सी में यदि हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या है एल, यदि हम इसको फाइंड करते हैं क्योंकि एच तो हमारा दिया हुआ है 24, ये जब हम निकालेंगे एल और ये 7 दिया है तो ये तो इजी में निकल जाएगा, हमारा हाइपोटेनस निकल जाएगा। हाइपोटेनस इज इक्वल क्या होगा 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर निकाल दीजिए, यहाँ पे निकल जाएगा हमारा। तो 24 का होल स्क्वायर होता है 576, ठीक है, प्लस 7 का 49, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगी। 625 कितना होता है 25 का। तो हमारे पास एल निकल गया है ना। त्रिज्या की ऊंचाई कितनी निकल गई 25, हाइट कितनी है 24 और त्रिज्या कितनी है 7 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लौह चादर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो निकालते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो निकालते हैं हम लोग, पाई का वैल्यू 22/7 रखना है। पाई कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, तो पाई कॉमन कर लेते हैं, हमारे पास क्या बचा है पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो एल प्लस आर बचेगा। तो इसी पे रखते हैं हम लोग 22/7 और गुन्ने यहाँ पे रखेंगे 22/7 गुन्ने 7 गुन्ने 25 प्लस 22/7 और गुन्ने 49 रखते क्योंकि स्क्वायर है, हमने कॉमन नहीं करा अभी, ठीक है। ये 7 से 7 कैंसिल करिए, 25 और 22 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 गुन्ने 25 प्लस ये 7 से काटेगा 7 टाइम्स में, तो 22 और गुन्ने 7 रह जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 22 अब कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, और इजी में आप बना सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 22 आप कॉमन कर लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा 25 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 12 और 3 32 और गुने 22 मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 704 आ जाएगा। ये 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया क्योंकि क्षेत्रफल निकाला था, तो आंसर हमारा आ गया इसका सी नंबर 704 आंसर आ गया। अगला देखिए, एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज
₹378 है। वर्षों में समय हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम टाइम निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है समय हमारा। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है। आपके पास प्रिंसिपल भी दिया है कितना, ₹1800 मूलधन, और CI दिया हुआ मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 378 दिया हुआ है। तो हमें टाइम निकालना है कि टाइम कितना होगा। तो हम फार्मूला से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आइए हम फार्मूला से निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है हमारा टाइम। यहाँ पे दिया हुआ है कि CI इज इक्वल P इंटू 1 + R/100/n-1 होता है। इसी पे रख के हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। सबका वैल्यू दिया हुआ है 378 = 1800 इंटू 1 + 10 है, तो 1 + 10 जो रखेंगे बाई 100, इसे काटिएगा 10 और 11/10 हो जाएगा। तो वही रखते हैं हम लोग सीधे 11/10 कर लेते हैं। 11/10 - 1 होगा, इसके पावर n है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 378/1800 हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास क्या, ये जो माइनस में हमारा इधर प्लस में कर सकते हैं, तो प्लस इधर ला दीजिए 1। यहाँ पे बचेगा 11/10 की पावर n रहेगा बस। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1800 एलसीएम हो जाएगा। तो 1800 प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1800 प्लस 378/1800 हो जाएगा। और इधर तो इतना है ही 11/10 की पावर n, 11/10 की पावर n ऐड करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2178 आएगा बाई आपके पास रहेगा 1800, ठीक है। इधर 11/10 के पावर n रहेगा, ठीक। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, तो बचेगा, डिवाइड कीजिएगा तो 100 और ऊपर बचेगा 121 इक्वल, यहाँ पे है 11/10 की होल स्क्वायर नहीं n है। अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 11/10 की होल स्क्वायर डाल सकते हैं, और इधर है 11/10 की n। तो ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, यानी n का वैल्यू कितना आ गया, n इक्वल जो आ गया हमारा 2 वर्ष आ गया। तो राइट आंसर कितना आ गया, 2 साल। राइट आंसर हो गया डी। अगला देखिए, दिए गए समबाहु त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः AB, BC और AC मध्य बिंदु है, तो चतुर्भुज BEFD पूर्णतः क्या है, यह हमें बताना है। तो ये पूर्णतः क्या होंगे, तो आइए इसको हम आपको दिखा देते हैं कि ये क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक, और मध्य बिंदु ये परिमेय से होगा दोस्तों, ठीक है ना, इसका परिमेय होता है। यहाँ पे हम नाम रखते A, B और C, इसके सभी के मध्य बिंदु पे हैं, एक त्रिभुज बना दिए। इसका नाम E रखते हैं, इसका F और इसका D, DF हो गया। देखिए ये जो DF होता है दोस्तों, ये DF ये क्या होता है, BC का आधा होता है। सेम यहाँ पे सब कंडीशन होगा। यहाँ पे जो DF जो होगा हमारा BC का आधा होगा। तो यहाँ पे DF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, DF बराबर ये BE लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या कि EF जो है, EF बराबर हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर सेम क्या हो जाए कि EF बराबर क्या हो जाएगा हमारा, EF बराबर ये BD हो सकता है, बिल्कुल होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये जो है हमारा इसके बराबर आ गया, ठीक। अब देखिए तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये देखिए चारों जब ये इक्वल है एक दूसरे में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं समचतुर्भुज, है ना। तो यही ना पूछ रहा है कि DEFB जो है ये कैसा फॉर्मेशन होगा, तो हमारा आ रहा है समचतुर्भुज। आंसर क्या बन रहा है हमारा, डी बन रहा है। अगला देखिए, AC ऐसे वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है, यदि चाप BAC पर कोई बिंदु है और एंगल OCA 20 डिग्री है, तो हमें एंगल ABC का परिमाप क्या होगा ये बताना है। परिमाण इसका क्या होगा, मतलब वैल्यू इसका क्या होगा ABC का, ये इसका निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या जो दिया है हमारे पास, एक यहाँ पे वृत्त बनाते हैं, ठीक है। इस वृत्त में जो है हमारे पास ये सेंटर है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन त्रिभुज का हुआ, ये हमारा जीवा हुआ, इसका नाम है O, इसका A, इसका नाम हमने C रखा, और यहाँ पे एक पॉइंट है B, यहाँ पे भी ऐसे त्रिभुज बना, ठीक है। तो ये जो होगा इसके बराबर, क्योंकि त्रिज्या है हमारा, ये है इसका फॉर्मेशन 140 डिग्री, ये है आपका 20 डिग्री दिया हुआ है।
तो अब देखिए यहाँ पे जब दिया हुआ है कि OAC, यानी ये जो हमारा एंगल होगा OAC OCA के बराबर होगा, OCA के बराबर, ये जब 20 है, क्योंकि ये और ये बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो जब ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा, और ये 140 हो गया, ठीक है। तब AOC हमारा क्या हो जाएगा, AOC 140 कैसे निकाले दोस्तों, क्योंकि ये 20 है और ये 20 40 हो गया, तो ये दोनों को ऐड 40 हो गया, तो अब बच कितना गया, 180 में से 140 ही तो बच गया, तो ये हमारा 140 निकल गया, ठीक। अब आइए इधर देखते हैं हम लोग, तो AOC और ये दोनों हमारा 140 आ गया। अब यहाँ पे इधर देखते हैं इस वाले में, अब इस त्रिभुज के बारे में देखते हैं, AOC को यदि हम देखते हैं तो टोटल जो वैल्यू होता है यहाँ पे, मतलब एंगल पे जो फॉर्मेशन होता है ये वाला 360 बनता है, जिसमें ये 140 दिया हुआ है, तो ये वाला कितना निकलेगा, ये तो आपका घटा लीजिए उसमें से, तो 220 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो ABC का हमें बताना है, ABC का क्या होता है, ABC का जो होता है हाफ ऑफ प्रतिवर्ती जो AOC है उतना लिखेंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ प्रतिवर्ती कितना निकला है 220, काटिए इसको 110, यानी कितना निकला 110 डिग्री। ABC का वैल्यू कितना आ गया हमारा 110, तो राइट आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ PQR दिया हुआ है, समकोण P पर है, ठीक है ना। तो त्रिभुज PQR के लंब केंद्र के निर्देशांक क्या है ये हमें बताना है, वही इसका निर्देशांक क्या होगा ये हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन के साथ। हम जानते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज का जो लंब जो होता है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो होता है समकोण वाला शीर्ष ही होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लंब आधार शीर्ष लंब भी होते हैं। तो यहाँ पे हम R लिख लेते हैं, ठीक है, और ये P है और ये Q है, सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू दिखाया है फिगर आपको, यहाँ पे S डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो फॉर्मेशन 90 का, यहाँ पे भी 90 बनता है। तो ये जो चित्र है हमारा RP जो है, RP और PQ, RP और PQ ये दो शीर्ष लंब है ना, और तीसरा शीर्ष लंब कौन सा है, ये PS है, ठीक है। इन तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, P है। अतः ये जो PQR बना है हमारा त्रिभुज का लंब केंद्र है। अतः अभिष्ट जो ये निर्देशांक होगा ये कितना होगा, इसका 3 और 4 होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, P वाला जो वैल्यू है 3 और 4, तो P का वैल्यू कितना है 3 4, तो राइट आंसर बनेगा A। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब थीटा का वैल्यू 45 है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान हमें क्या होगा ये बताना है। तो थीटा का वैल्यू 45 दिया हुआ है, तो सेक 45 का वैल्यू और सेक कोसेक थीटा का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखिए सेक 45 रखते हैं प्लस कोसेक 45, ठीक है, इस दोनों का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू होता है √2 प्लस इसका भी वैल्यू होता है √2 ही, दोनों को ऐड कीजिए 2√2 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा 2√2, राइट आंसर हो जाएगा हमारा C। अगला देखिए, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा किसके बराबर होगा हमें बताना है। तो आइए इसको निकाल के देखते हैं किसके बराबर आ रहा है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर के पावर क्यूब लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर के पावर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है कितना होता है दोस्तों, यह जो होता है हमारा 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आया है ये AQ प्लस BQ का फॉर्मूला पे आया है ना, AQ प्लस BQ, तो इसका AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB होता है। तो रखते हैं हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन के पावर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस कॉस का करेंगे तो कॉस की पावर भी 4 माइनस साइन इंटू कॉस हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर रहेगा, ठीक। अब जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला आपको बता दिए क्या होता है, A प्लस बी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब जो हमारे पास बच गया वो लिखते हैं कि साइन के पावर 4
तो इसे हम साइन का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कॉस का भी सेम यही कंडीशन कीजिए, स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक। माइनस जो आपके पास 2ab माइनस जो दिया है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर रखते हैं, ठीक। तो इसे हम लोग क्या फॉर्मेशन ले सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में दिया है हमारा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसका देखिए, इसका वैल्यू 1 होता है, आपके पास पता है 1, और यहाँ पे 2 है और ये माइनस में 1, ये पहले से माइनस में 2 है और माइनस में एक और आएंगे, तो क्या हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आ गया। तो देखिए क्या है 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, आंसर बनेगा हमारा ए बन गया। अगला देखिए क्या है, डाटा का निम्नलिखित में से कौन सा आलेखी निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है। तो कौन दर्शाएगा, देखिए आंसर इसमें बनेगा हमारा तोरण, ओइजाइव, आंसर बनेगा ओइजाइव, सी होगा। अगला देखिए, दो समकोण त्रिभुज दिया है, त्रिभुज कौन है LMN और त्रिभुज OPQ। OPQ की ऊंचाई 48 और 36 है। यदि OP 12 है तो LM का हमें वैल्यू बताना है कि कितना डिग्री होगा। तो ये निकाल के देखते हैं कितना डिग्री आ रहा है इसका। यहाँ पे दो त्रिभुज दिया है, इसका नाम रखते हैं NLM, इसका नाम QOP रखते हैं, ठीक है। ये 36 दिया हुआ है और ये 48 दिया है, ये x निकालना है और ये 12 दिया है। तो सिंपल में इसका, क्योंकि ये प्रश्न के अनुसार होगा, परस्पर समरूप है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है एक दूसरे के समरूप है। तो हम लिखेंगे NL/OQ बराबर LM/OP होगा। सभी का वैल्यू रख लेते हैं। LN का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 48, OQ का वैल्यू दिया हुआ है 36 बटा LM का वैल्यू दिया हुआ x और इसका वैल्यू दिया हुआ है 12। तो रखते हैं हम इसका वैल्यू 48 बटा 36 इक्वल x बटा 12, काटिए 12 × 36, यानी इसको काटिए 1 और 6, x की वैल्यू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है 16 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो गया। अगला देखिए, दी गई आकृति में O केंद्र है तो x बराबर क्या होगा, O जो है किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। यहाँ पे देख रहे हैं फिगर, हमें बताना है x का वैल्यू, ये x कितना डिग्री आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे P जो है हमारे पास, ये P का फॉर्मेशन जो है दोस्तों, P एंगल P जो बन रहा है 90 डिग्री है, ठीक है ना, और ये 35 दिया हुआ है। तो ये 90 और ये 35, तो ये कितना हो जाएगा 90 और 35, तो इसमें से घटा लीजिए 55 हो जाएगा। तो आप फार्मूला, आप इसका परिमेय जानते होंगे कि ये जो होती है इसी के इक्वल में होता है, तो ये 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल S एंगल R के इक्वल होता है, तो ये भी 55 डिग्री। तो आंसर क्या बने 55 डिग्री। देखिए आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि समीकरण x² - 6kx + 5 = 0 है का एक मूल 5 है तो हमें k का मान बताना है कि क्या हो। तो समीकरण लिखते हैं और समीकरण का एक मूल दिया हुआ हमारे पास 5, ठीक है। समीकरण है हमारे पास, लिखिए समीकरण क्या है, जब x का वैल्यू हम 5 रखते हैं तब समीकरण जो हमारा है उसमें, तो समीकरण x² लिख देते -6kx + 5 = 0 है। इसमें हम x का वैल्यू 5 रखते हैं तो ये 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 6 माइनस है माइनस k × 5 होगा, प्लस 5 है, तो इसमें 30 k हो जाएगा, माइनस में रहेगा ये 25 और प्लस 5 = 0 होगा। तो ये 25 और 5 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 माइनस 30 के रहेगा = 0। यहाँ से 30 हम कॉमन कर सकते हैं, तो 30 कॉमन कर लीजिएगा, या फिर 30 को हम इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा इधर 30 और इधर आ जाएगा आपका 30 के, ठीक है। तो ये 30 के से 30 के कैंसिल, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो आंसर हमारा क्या बन गया 1, राइट आंसर आ जाएगा, k का वैल्यू b होगा। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण ये दिया हुआ है कि दोनों मूलों का योग क्या होगा बताना है। तो मूलों का योग क्या होता है दोस्तों -b/a होता है। रखिए -b क्या है मेरा 19 है, -19/a होता है, तो 19 और 19 प्लस हो जाएगा, तो 19/1, यानी वैल्यू कितना आ गया हमारा 19, तो राइट आंसर बन गया सी।
अगला क्वेश्चन क्या है कि 8x² माइनस 18x प्लस 9 का गुणनखंड क्या होगा, हमें बताना है। तो ये निकाल के देखते हैं। 8 9 जा 72 होता है। 8x² माइनस 18x और प्लस 9 दिया हो तो 8 9 जा 72 होता है। 72 को हम लोग किस खंड में तोड़ सकते हैं? 12 6 जा 12 और 6 को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो करिए 8x² माइनस 12x माइनस 6x प्लस 9 है हमारा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इसमें और इसमें कॉमन करके देखते हैं क्या कॉमन होगा। 4x कॉमन होगा तो 2 टाइम्स में x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है? 3 और यहाँ पे बच गया क्या? 2x और माइनस 3 बच गया। ठीक है, तो यहाँ 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कॉमन कर लीजिए। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन, तो बच क्या गया? 4x माइनस 3 बच गया, है ना। तो ये हमारा गुणनखंड आ गया 2x माइनस 3 और 4x माइनस 3। तो ये देखते हैं 2x माइनस 3 4x माइनस 3 2x माइनस 3 4x माइनस 3, राइट आंसर हमारा बन रहा है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित आकृति में से दो किरणें दिया गया बी बी डी और बीई ए सी के बिंदु बी पर मिलते हैं तो हमें x प्लस वाई का वैल्यू बताना है। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है तो सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 का। ठीक है, जिसमें आपके पास ये 100 दे दिया है तो इस दोनों का सम कितना होगा? 180 जब इस सभी का होता है तो जिसमें ये 100 तो हमारे पास दे ही दिया है तो इस दोनों का सम 80 आना चाहिए, मतलब 80 आना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आंसर हमारा यहाँ पे आ गया 80 डिग्री। अगला सेक्शन हमारा बनता है विज्ञान का। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, सल्फर हेक्साइड अणु का आकार कौन सा है? कौन सा है इसमें? अष्टफलकीय है। आंसर बनेगा बी, अष्टफलकीय। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किस वैज्ञानिक किया था? तो आंसर बनेगा डी, गैलीलियो किए थे। कब किए थे दोस्तों? 1609 ईस्वी में किए थे गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार। अगला देखिए, इसी सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर बनेगा हमारा राइट ब्रदर्स। कब किए थे? 1903 ईस्वी में किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केसेरुकु केसेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितने जोड़ी निकलती है? 33 जोड़ी निकलती है। आंसर बोलेंगे सी। अगला देखिए, प्रत्यवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? केसेरुक रज्जु में है। आंसर बनेगा सी, केसेरुक रज्जु। थायराइड से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? TSH है। आंसर बनेगा यहाँ पे ए, TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन जो है यह है यहाँ पे TSH है। अगला देखिए, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? यह होती है अंडवाहिनी में। आंसर बनेगा बी, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चून से निकलने वाला धुआं किसका होता है? यह होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। आंसर डी होगा। जस्ता का एक आयतन भाग, घनत्व मतलब है 7100 किलोमीटर पर 7100 केजी पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा के घनत्व है इसका 8900 केजी पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व बताना है कि कितना है। तो पीतल का घनत्व जो आएगा 8300 केजी पर मीटर क्यूब आएगा। एक आयतन जस्ता का जो भार दिया हुआ है 71 केजी निकाल देंगे, मीटर क्यूब है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही इसे दो आयतन भाग तांबे का भार है 89 है, उसको भी हम लोग केजी में कर लेंगे तो वो आ जाएगा कितना? 17800 केजी में आ जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे 7100 और 17800 को कितना आ जाएगा? 24900 केजी आ जाएगा। 24900 केजी बटा 3 पीतल का घनत्व, तो इसे डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा आपका 8300 केजी पर मीटर क्यूब। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कि खून के जमने में आवश्यक होता है? कौन विटामिन होता है? विटामिन के होता है।
आंसर बनेगा डी विटामिन के। अगला देखिए, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? का आखिरी उत्पाद क्या है? इसका आखिरी उत्पाद है इथाइल अल्कोहल। आंसर बनेगा सी इथाइल अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन जो है हार्मोन है। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करता है। आंसर बनेगा डी। वायु थोड़ी देर रखने पर वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन सी है? वह धातु तांबा है। आंसर बनेगा ये। कच्चे तेल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताना है। गैस का नाम है एथिलीन। आंसर बनेगा डी एथिलीन है। अगला देखिए, विस्फोटक ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल मतलब टीएनजी एक क्या है? टीएनजी एक जो है एस्टर है। आंसर बनेगा डी एस्टर। विस्फोटक जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल टीएनजी, इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H5ONO2 का होल क्यूब होता है। ये रंगहीन तैलीय द्रव है। डायनामाइट बनाने में काम आता है। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है। शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है या फिर बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है या बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो आंसर बनेगा हमारा डी, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होता है? वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होता है? रेडॉन नहीं होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? कौन सी धातु आयन पाया जाता है? आंसर बनेगा बी, मैग्नीशियम पाया जाता है। आंसर बी होगा। बल का एसआई मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वह नाम कौन सा है? वह नाम है न्यूटन। आंसर बी होगा। अगला सेक्शन आता है सामाजिक अध्ययन। इसमें है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी आंसर बनेगा जयपुर। छत्तीसगढ़ का रायपुर। अगला प्रश्न है, लिब्राहम जांच कमीशन किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से है। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है सामाजिक अधिकारिता दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, 1927 से हो रहा है यह 1927। अगला देखिए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा का अधिकार किसको है? देने का अधिकार किसको है? तो यह देते हैं चुनाव आयोग देते हैं। आंसर बनेगा सी, चुनाव आयोग। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसमें है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। आंसर बी बनेगा इसका। बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। आंसर इसका बनेगा बी, सत्वाधिकार मुकदमा है। आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो बिहार से थे। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 दिसंबर 1883 ईस्वी में जीरादेई नामक स्थान पर उनकी जन्म हुई थी। अगला देखिए, भारत में प्रथम निजी यानी प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम है, कौन सा नाम है? आंसर है मैत्री सूचना तकनीकी वीबी। आंसर बनेगा सी, AITU। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक
जाना जाता है? विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? एबिलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है। आंसर डी बनेगा, एबिलिम्पिक्स। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कौन सा वंश राज किया था? कन्नौ वंश राज किया था। आंसर सी। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कौन कवि लिखे हैं? कवि कालिदास द्वारा जी के द्वारा लिखा गया है, डी होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। आंसर बी बनेगा, राजनीतिक नीतियां। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण और वापसी के बाद खिज्र खान ने 1414 में सैयद वंश का शासन की स्थापना किया। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर बनेगा डी, सभी, उपयुक्त सभी, विकसित स्टॉक, संभावित और रिजर्व। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ है? कौन नहीं हुआ है? ब्राजील नहीं हुआ है। आंसर डी बनेगा। मैग्रो का सबसे अधिक विस्तार है। मैग्रो का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो आंसर बनेगा बी, सुंदरवन में है मैग्रो का सबसे ज्यादा विस्तार। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 47 है, अनुच्छेद 330 के तहत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस कंपनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को दर्शाया जा सकता है? तो तुलनात्मक मापनी में। आंसर डी बनेगा। अगला सेक्शन आता है रीजनिंग का, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। देखिए इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो हमें रबर का बताना है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी का व्याप्ति लिखा गया कि इसका क्या लिखा है। जैसे यहाँ पे ई का हमने देखा 9 लिखा गया, यहाँ पे भी ई का देखिए 9 लिखा गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे ई का 9 लास्ट, सेकेंड लास्ट 9 होना चाहिए। तो एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, यानी हमारा कोई ऑप्शन या तो बी होगा या तो ए होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ये होगा नहीं डी और ये होगा नहीं, सी और डी नहीं होगा। देखिए आर, आर का क्या वैल्यू दिया है? 7, 7 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। यू, यू का क्या है वैल्यू? 5 है यहाँ पे भी 5 है। उसके बाद डबल बी है, बी का वैल्यू क्या है? बी का 8 है, तो डबल 8 यहाँ पे। तो ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है? राइट आंसर बी बन रहा है। अगला देखिए, यदि के का अर्थ घटाना है, एल का अर्थ भाग है, एम का अर्थ जोड़ना है और डी का अर्थ गुना है, तब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो आइए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 96 डिवाइडेड 4 माइनस 6 प्लस 11 मल्टीप्लाई 9, इसको कीजिए, डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 24 माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा। 24 और 99 को ऐड कर दीजिए और इसमें से 6 को घटा लीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 117। तो राइट आंसर हमारा बन रहा है ए, 117। अगला देखिए, दिए गए आकृति में कितनी त्रिभुज है? कितने त्रिभुज है इसे काउंट करिए और आंसर बताइए कितनी है। आंसर हम बता देते, इसका राइट आंसर होगा 26। टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या 26 आएगी। अगला देखिए, इसमें बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाली है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 19 से 80 हुआ, 23 से 96, तो 16 से क्या आएगा? यहाँ पे देखिए 19 4 जा प्लस 4 कितना आता है? 80 आ जाएगा। 19 4 जा 76 है, प्लस 4 80 आ गया। सेम यहाँ पे भी वही करते हैं, इसमें भी 4 से मल्टीपल प्लस 4 करते हैं तो 96, इसमें भी 4 से मल्टीपल करते हैं 64 और प्लस 4 कर दें तो 68। आंसर क्या आ रहा है हमारा? डी। इसमें बताना है कि ये संख्या क्या आएगी प्रश्नवाचक स्थान पे। देखिए क्या आने वाली है यहाँ पे, 18 2 जा मल्टीप्लाई करें 2, इसमें से घटा कितना? 3। फिर हमें क्या करना होगा? यहाँ पे
13 से 2 से हमने मल्टीप्लाई करा, इसमें -3 हुआ, 13 आया। 13 से हमें फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 52 आएगा। 52 में फिर -5 करेंगे 47 आएगा। फिर मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमारा 282 आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 52। तो राइट आंसर बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों को संबंधित से सबसे अच्छा चित्रण करता है। फल, सेब, सब्जी। तो फल, सेब, सब्जी, फल के अंदर सेब आएगा लेकिन सब्जी अलग होगा, तो आंसर हमारा बनेगा ए। अगला देखिए, कथन और निष्कर्ष है हमारा। तो कथन देखिए, सभी धातुएं गाढ़े रंग की है, कुछ धातुएं भारी है। यहाँ पे धातु हम बना लेते हैं, एम से लिखते हैं मेटल, ठीक है। सभी गाढ़े रंग का है ना, यहाँ पे कलर लिख देते हैं। और बोल रहा है कुछ धातुएं भारी है, तो धातुएं भारी है, हैवी लिख देते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि सभी भारी धातुएं गाढ़े रंग की है। सभी भारी, सभी हैवी गढ़े रंग की है, बिल्कुल सही है। सभी हल्के धातुएं गढ़े रंग की नहीं है, तो आंसर हमारा क्या बोल रहा है, बिल्कुल ये गलत है। आंसर हमारा बन रहा है ऑप्शन ए, तो केवल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कथन और इसके नीचे दिया गया है तर्क भी। तो देखते हैं हम लोग कथन क्या है हमारा। कथन है कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। तर्क क्या है, हाँ यह भारतीय और पाकिस्तान दोनों दर्शकों को आकर्षित करता है, नहीं यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा करता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा ना तर्क 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत है। आंसर हमारा डी बनेगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का दावा और कारण हमें सही विकल्प चुनना है। देखिए क्या है, पत्नी, मुझे लगता है कि हमारे नौकरानी ने 2 नए तौलिया चुरा लिए हैं। पति बोल रहा है, कौन से तौलिए। पत्नी डैश, जो हमें उपहार में मिले थे। दूसरा बन रहा है क्या है कि जो हम मुंबई के होटल से उठाकर लाए थे। तो आंसर इसका क्या बन रहा है, आंसर इसका बन रहा है केवल कथन 2 होगा, जो हम मुंबई के होटल से उठाकर लाए थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है, उपयुक्त कथन 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस अक्षर में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो सिर्फ एक बनाया जा सकता है, और वो कौन सा बनेगा। तो देखिए HOME बनेगा, है ना, होम बनेगा। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब के लिए धन्यवाद।